हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोजल फॉर क्रेट इंटरव्यू। यानी कि जिन लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट एग्ज़ाम पास किया है वो इंटरव्यू में बैठेंगे। और क्रेट एग्ज़ाम होता क्या है, तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कराती है, उसी को हम बोलते हैं क्रेट, यानी कि सेंट्रल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिटन टेस्ट होता है वो हो जाने के बाद हमें इंटरव्यू में जाना होता है। तो जो लोग ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो वो इंटरव्यू के लिए जाने से पहले हमें एक रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है और यही रिसर्च प्रपोजल हमें इंटरव्यू में लेके जाना होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो रिसर्च प्रपोजल हम कैसे बनाएं और कितने पेजेस के होने चाहिए, ये सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल इतना बनाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे अचानक से रिसर्च प्रपोजल को बना लेंगे। तो ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जो हमारा रिसर्च का बेस है कि आप रिसर्च में जा रहे हो तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तो उस बेस को फॉर्म करने के लिए ये रिसर्च प्रपोजल बनाना बहुत ज़रूरी है और ये हमें बताता है कि आप रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं रिसर्च करना। तो ताकि आप थोड़ा मेहनत करें इसको बनाने के लिए, आप सोचें, समझें, देखें। और ये बहुत कम पेजेस के बनाने होते हैं, हार्डली 5 to 6 या 6 to 8 पेज के बनाने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाने होते। और इसमें वर्ड लिमिटेशन भी होती है, नॉट मोर देन 1500 वर्ड्स। तो इसलिए बहुत क्लियर होता है, बहुत कंसाइज होता है ये रिसर्च प्रपोजल। और इसमें ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आपके पास एक क्लियर प्लान है, एक क्लियर टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। आपके पास एक एनालिटिकल एबिलिटी है कि आपने एनालाइज किया कई चीज़ों को, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में टॉपिक ढूंढना एक बहुत बड़ा हेक्टिक काम है कि कैसे हम टॉपिक ढूंढें। तो इसलिए रिसर्च प्रपोजल बनाना ज़रूरी है ताकि आप अपने रिसर्च के एक बेस को तैयार करें, टॉपिक ढूंढें, कोशिश करें ताकि आप रिसर्च में एंट्री ले सके। इसी रिसर्च प्रपोजल को बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी डिटर्मिनेशन देखी जाती है। रीडिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। जब भी आप एंट्री लेने जाइए उसके पहले ही आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं, उनके ही बेस्ड हमें अपने रिसर्च पेपर को बनाना होता है। किसी भी तरह की कोई प्लेगरिज्म भी नहीं आनी चाहिए। तो हर तरीके से रिसर्च प्रपोजल एक हमारा बेस तैयार करता है, इसलिए ज़रूरी है रिसर्च में जाने से पहले। अब इसके कुछ स्टेप्स हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए रिसर्च प्रपोजल को बनाने से पहले। तो सबसे पहले आप तो अपना एक टॉपिक रेडी करिए कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, और ये पहले ही अगर आप रेडी कर ले तो बाद के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप उसी टॉपिक पे अपना काम करें, वरना टॉपिक ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप पहले ही आप टॉपिक ढूंढ ले कि आप किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपका फील्ड ऑफ एरिया क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसी टॉपिक पे पूरे 5 साल 6 साल जितने साल आप रिसर्च करेंगे वो आपको उसी टॉपिक पे ही करना होगा। तो कोई भी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप टॉपिक मत चूज करिएगा। टॉपिक आपके इंटरेस्ट एरिया का ही होना चाहिए। जैसे किसी को इन्वायरमेंट पे बहुत इंटरेस्ट है तो वो उससे रिलेटेड एरिया ले, किसी को मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो वो इकोनॉमिक्स में वैसा ही टॉपिक चूज करेगा जिससे रिलेटेड उसका इंटरेस्ट होगा। किसी को देखना है कि हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, इनकम पैटर्न क्या है, सोसाइटी कैसी है, या अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपको एक अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज़ करना है। उसके बाद टॉपिक का नाम लिखना है सबसे पहले, और उसी पेज में इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन 1 से 2 पेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी है आपको लिखना, कम से कम 1 पेज में ही लिखिए, बट आप लिखिए। लिटरेचर रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिसर्च प्रपोजल में और हमारे आगे आने वाले रिसर्च जब हम करने लगेंगे तो भी। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज लिखी जाती है। इसका मतलब यही होता है कि आपने किसी का पेपर पढ़ा, क्योंकि टॉपिक या रिसर्च प्रपोजल बिना किसी के पेपर पढ़े आप नहीं लिख सकते। तो आपने किसी का पेपर पढ़ा पहले, और जब आपने जिसका पेपर पढ़ा उससे आपने कुछ आइडिया ड्रॉ किया, उस आइडिया को हम बेसिकली उसका पेपर का पूरा
पूरा समरी क्या है उसको हम लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं कि हमने ये पेपर पढ़ा और इसकी समरी ऐसी है। तो हम लिटरेचर रिव्यू एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि वर्ड लिमिटेशन भी होती है। अब आते हैं जो मेन एरिया है रिसर्च मेथडोलॉजी की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च प्रपोजल का और इसी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एरिया आपका क्या है कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि रिसर्च गैप क्या है। अब रिसर्च गैप होता क्या है, अब इसके लिए अब आप मान लीजिए कि आपने किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो रिसर्च करना चाहते हैं, कोई आदमी रिसर्च करना चाहता है किसी बिजनेसमैन पे, तो क्या बिजनेसमैन पे रिसर्च करने के लिए एक आप ही तो नहीं होंगे पहला कि आप आ गए और आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया बिजनेस के ऊपर। नहीं, आपसे पहले पता नहीं कितने लाखों लोगों ने बिजनेस के ऊपर रिसर्च किया होगा, लेकिन आप उतने तो लोगों का रिसर्च बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो आप कुछ 10-15 लोगों के रिसर्च पेपर पढ़ेंगे जिनका बिजनेस ओरिएंटेड रिसर्च लिखा होगा। उस रिसर्च में से आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके द्वारा छूट गई हैं और इन्होंने कवर नहीं की। वैसी चीज़ों को आप अपने रिसर्च में ले रहे हैं और यही होता है रिसर्च गैप। यानी कि इतने सारे लोगों में से जिन्होंने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च लिखा था, उसमें से उन्होंने कौन से ऐसे चीज़ों को छोड़ दिया है या सबने कौन सी ऐसे मुद्दों को नहीं लिया है जो लेना ज़रूरी था हमारे एक अच्छे रिसर्च के लिए, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप फाइंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी बोलते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम जो है हमारी सोसाइटी में अराइज हुई है लेकिन अभी तक किसी भी रिसर्च पेपर में कवर नहीं की गई है, तो आप ये भी प्रॉब्लम को उसमें डाल रहे हैं, इसीलिए आपका एक रिसर्च नया है। तो ये इसके लिए भी आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बनाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या तो आप रिसर्च क्वेश्चन बताएं या तो ऑब्जेक्टिव बताएं, क्योंकि कोई भी चीज़ को करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटो होता है, या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये ज़रूरी है जो टॉपिक आप ले रहे हैं। तो जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं किसी भी फील्ड से हो सकता है। अगर मान लीजिए बिजनेस का ही हम एग्जांपल अगर यहाँ लिए हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड आप कोई रिसर्च क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि इस बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे रोल प्ले कर रही है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि इज टेक्नोलॉजी रियली हेल्पफुल फॉर द बिजनेस। तो ऐसा कुछ आप रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव में कि टू फाइंड आउट द टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, टू फाइंड आउट द सोसाइटी इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो ऐसी चीज़ें आप अपने ऑब्जेक्टिव में रखेंगे कि आप क्या चीज़ें देखना चाहते हैं अपने रिसर्च से। अब आती है मेन और ट्रिकी पार्ट, हाइपोथेसिस बनाना। किसी भी रिसर्च का जो ट्रिकी पार्ट होता है टॉपिक चूज करने के बाद हाइपोथेसिस को फॉर्म करना। तो हाइपोथेसिस और रिसर्च गैप, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप अपना रिसर्च कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, तो ये एक स्टेटमेंट होता है जो आप रिसर्च करने से पहले फॉर्म करते हैं। और हाइपोथेसिस दो तरीके की होती हैं। अब आप रिसर्च में हैं तो आपको पता ही होगा, एक को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, एक को बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो आपको रिसर्च प्रपोजल में हाइपोथेसिस फॉर्म करना ही करना है। और हाइपोथेसिस कैसे हम बनाते हैं, एक मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद आपका रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, जिसमें आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। आपका एक रिसर्च प्रपोजल नाम है ना, तो आप एक प्री प्लान करके जाएंगे कि मैं ये चीज़ें करूँगा, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके भी तरीके होते हैं। प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। किसी का सेकेंडरी जो टॉपिक है वो सेकेंडरी डेटा से ही बेस्ड होता है। जैसे कि कोई चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड रिलेशन को देखना चाहता है, तो अब इसके लिए आप प्राइमरी सर्वे तो करेंगे नहीं, आप सेकेंडरी जो डेटा सोर्स हैं अवेलेबल हैं उसी की हेल्प से आप अपने सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम डेटा कलेक्शन मेथड, जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी डेटा और कभी कभी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज़्यादातर जो अच्छा रिसर्च वही माना जाता है जो प्राइमरी डेटा ड्रिवन हो और सेकेंडरी डेटा की हेल्प ले रहा हो। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड अगर आपके टॉपिक में लगे तो आप वैसे लगाएंगे। और चैप्टर का क्या प्लान है आपका, यानी कितने चैप्टर आप लिखेंगे आगे आने वाले टाइम में जब रिसर्च करेंगे, तो आपको
आपको नहीं आता अगर ये चीज़ें, तो बस थोड़ा थोड़ा एक प्लान करके हमें रिसर्च प्रपोजल में देना होता है। उसके बाद आपकी लिमिटेशन क्या है स्टडी की, क्योंकि कोई भी स्टडी अपने में पूरा परफेक्ट नहीं होती है, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक तुर्रम खान हैं और आप ही का जो रिसर्च है वो अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं होता है। तो हर एक स्टडी की अपनी एक लिमिटेशन होती है और उसके बाद लास्ट में हम रेफरेंस लिखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ी, आइडिया लिया, उसका रेफरेंस हमें उस पेपर का रेफरेंस देना होता है। तो ये तो है सारे स्टेप्स जो आपको रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड करने हैं, और ये मैक्सिमम 7 से 8 पेज होने चाहिए, इससे ज़्यादा आप मत रखिएगा, क्योंकि इस पेज में 1500 वर्ड आ जाते हैं। तो ये था हमारा रिसर्च के सारे स्टेप्स। अब मैं बात करती हूँ हाइपोथेसिस की, कि आपको कैसे लिखना है। उसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ली हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आप 2 तरह का स्टेटमेंट, पहले आप एक स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कोई काम करने से पहले हम सोचते हैं ना कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, या ऐसे होगा, या ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे ही हम रिसर्च करने से पहले जो हमारा रिसर्च टॉपिक है, उस पर जो चीज़ हम ढूंढना चाहते हैं, उसका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, उसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये स्टेटमेंट 2 तरीके की होती हैं, एक को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, एक को बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और कोई भी एक आप स्टेटमेंट देंगे, उसका ये दोनों तरह के हाइपोथेसिस को फॉर्म करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस फॉर्म करिए। अक्सर हम ये करते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो हम चाहते हैं अपने स्टडी से, वो हम फॉर्म करते हैं, और उसका नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है, तो उसमें हम उसका नो या ऐसा करके हम एक फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन शॉपिंग ट्रेंड या ऑनलाइन मार्केटिंग। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है बिजनेस, उसमें हम ऑनलाइन मार्केटिंग में गर्ल्स एंड बॉयज़ का कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ भी नहीं टर्म आए उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और इसी स्टेटमेंट में बस ये नो हटा देते हैं, तो ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्म हो जाती है। वैसे ही आप बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ साथ मार्केटिंग ट्रेंड के साथ साथ आप कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी को भी आप चेक करना चाहते हैं अपने रिसर्च में, तो आप दूसरी हाइपोथेसिस बनाएंगे। ये आपकी पहली हाइपोथेसिस होगी, ऐसे ही आपकी दूसरी हाइपोथेसिस होगी। और 2 या 3 से ज़्यादा हाइपोथेसिस नहीं रखते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस ऐसा फॉर्म करना चाहिए 2 या 3 जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व हों। जैसे आप किसी चीज़ का ग्रोथ देखना चाहते हो, तो या आप ये बोल सकते हैं देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ बिटवीन, जो भी वेरिएबल के बीच में आप देखना चाहते हैं, तो वो आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, या सिग्निफिकेंट या कुछ भी, कि देयर इज़ अ ग्रोथ बिटवीन दीज बोथ वेरिएबल। तो आप अपने वेरिएबल डिसाइड करते हैं हाइपोथेसिस में। तो ये बहुत एक ट्रिकी काम होता है हमारा रिसर्च में लिखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल होगा, और इसी तरीके से आपको अपना रिसर्च पेपर लिखना होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आप तैयार करके जाइएगा, ताकि आप इंटरव्यू आपका अच्छा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।